नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आपको, हमारे दर्शकों को, सबको मालूम है कि दरअसल इन दिनों संसद का मानसून सत्र पूरी तरीके से साफ हो गया है और विपक्ष ने अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से रखा है। विपक्ष की शिकायत इस बात को लेकर यह है कि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, लेकिन हालत यहां तक बिगड़ गई कि दरअसल अब विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल राज्यसभा के अंदर उनके साथ मारपीट की गई है और बाहर के लोगों को बुलाया गया है। उधर सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया है कि दरअसल विपक्ष ने मार्शल्स के साथ मारपीट की है, उनको धमकियां दी गई हैं और यहां तक आरोप लगाया पीयूष गोयल जी ने कि दरअसल कातिलाना हमला हुआ है। कातिलाना हमला अपने आप में एक बहुत ही गंभीर सवाल है। सवाल इस बात को लेकर यह कि दरअसल संसद की स्थिति ऐसी क्यों बनी है, विपक्ष इतना आक्रामक क्यों है, सरकार पेगासस जैसे दूसरे मुद्दों पर क्यों बातचीत नहीं करना चाहती है। क्या दिक्कत विपक्ष की है या दिक्कत सरकार की है? क्या दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है या कुछ और कारण है? हो क्या रहा है? इन तमाम मसलों बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। मनोज जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मनोज जी से बातचीत शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि हिंदुस्तान की मौजूदा संसद में इस वक्त जो चंद बहुत ही तेज तर्रार तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इतने पढ़े लिखे, चीजों को इतनी गंभीरता के साथ रखने वाले मनोज जी जैसे बहुत कम लोग हैं। उनके भाषण को संसद के अंदर और बाहर बहुत गंभीरता के साथ सुना जाता है, उसको बड़ी संजीदगी के साथ लिया जाता है और संसद में उनका होना संसद का एक तरीके से सम्मान भी बढ़ाता है। आप लोगों को लगता है, हो सकता है लगे कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं, लेकिन वो मेरे मित्र भी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल जो एजिटेशन है, मूवमेंट है, उसको पढ़ाते हैं। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। मनोज जी, ये जो राज्यसभा के अंदर जो कुछ हुआ और उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि गलती विपक्ष की है? क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें तो दिखाई पड़ रहा है कि मार्शल के साथ जो महिला सांसद है उन्होंने धक्का मुक्की की, बदतमीजी की उनके साथ। आशुतोष जी, संसद के आखिरी दिन जो हुआ, यानी कि परसों जो हुआ, उसकी पड़ताल के लिए आपको और हमें जानना चाहिए कि संसद की शुरुआत, मानसून सत्र की शुरुआत कैसे हुई 19 तारीख से। जब उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है, उसमें भी कुछ पक्ष रखे गए थे विपक्ष की ओर से और जो मुद्दे थे वो मुद्दे लगातार जो बीएससी हुई उसमें भी रखा गया। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा था कोविड मिसमैनेजमेंट का और उसकी डिनाइल जो सरकार की तरफ से हो रही थी। जैसे आपने सुना होगा, पूरे देश ने देखा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, तो ये संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा थी। फिर हम काले की कृषि कानूनों को लेकर के कह रहे थे कि भैया 9वां महीना चल रहा है, आप इसको वापस लीजिए। मतलब किसान की के सरोकारों पर बातचीत हो, कानून की वापसी पर बातचीत हो। तीसरा था बेरोजगारी, जो कि आज सब जानते हैं, सत्ता प्रतिष्ठान भी जानता है कि अपने उच्चतम स्तर पर है, महंगाई का मसला है। और फिर संसद का सत्र शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले पेगासस का मामला आया, जो कि मूलतः अपने चरित्र में वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट, महज स्नूपिंग नहीं, हैकिंग। अब इस पर जब चर्चा होती थी बीएससी में या बाकी जगह पर, तो एक जो संसदीय परंपरा अपने यहाँ रही है, आशुतोष जी, 52 में 57 में विपक्ष बहुत छोटा था, लेकिन आप अगर उस दौर की प्रोसीडिंग्स देखें तो विपक्ष को बहुत बड़ा स्पेस मिलता था। नेहरू जी स्वयं सदन में बहुत वक्त बिताते थे और विशद चर्चा होती थी, सरकारी निर्णय बदले जाते थे एक छोटे से विपक्ष की सलाह पर। उन रवायतों को खत्म कर दिया गया और नतीजे में जब आप देखते हैं, जिस सीसीटीवी फुटेज का आप जिक्र कर रहे थे, आप लोग तो मीडिया के आदमी रहे हैं, आपको पता है कि कैमरा एंगल, टॉप एंगल शॉट, लार्ज फ्रेम, शॉर्ट फ्रेम, कहां की सीसीटीवी आप रिलीज कर रहे हैं और कहां की विथहोल्ड कर रहे हैं, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। लेकिन एक चीज जो इस पूरे दौर में मैंने देखा, इस सत्र में खास करके, कि सरकार ने आंकड़ों के अहंकार का परिचय दिया। लोकसभा में आंकड़े उनके पक्ष में ह्यूज नंबर है और राज्यसभा में उनको आंकड़ा प्रबंधन की अद्भुत कला आ गई है। लेकिन आखिरी दिन ये हुआ कि जो इनके मित्र दल थे, जो इनके साथ फ्लोर पे वोट करते हैं, उन्होंने भी कहा इंश्योरेंस बिल को लेकर के कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजिए व्यापक लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी के लिए। सरकार न जाने कौन से दबाव में थी,
उन्होंने रश थ्रू किया। तो जो विजुअल्स आप देख रहे हैं वो जन सरोकारों को सामने रखने की बात हो रही थी, लेकिन अचानक हमने ब्लू शर्ट में, जो कि आमतौर पर वॉच और वार्ड स्टाफ नहीं होता है राज्यसभा का, जो हमारे चेहरे अपरिचित थे, हम लगभग सभी को जानते हैं, कईयों को नाम से, कईयों को चेहरे से, सब नए लोग आकर के, और जिस तरह का व्यवहार हुआ, मैं समझता हूं कि उस दिन संसदीय गरिमा तार-तार हुई, और उसको तार-तार करने में मैं समझता हूं सत्ता प्रतिष्ठान को एक बार दूसरों पर तबसरा करने से पहले आईना रखना चाहिए। बट मनोज जी, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि जो जो भी थे वो जाहिर सी बात है स्पीकर की परमिशन से वहां, या चेयरमैन साहब की परमिशन से वहां आए होंगे, क्या उनके साथ धक्का मुक्की करना, क्या उनको धकेलना, क्या ये सही था? नहीं, देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, संसदीय लोकतंत्र में इस तरह के व्यवहार के पक्ष में कतई कोई नहीं खड़ा होगा। जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो भी इस चीज को कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन ये जन्म कैसे हुआ? आप याद करिए कि जब जब लेजिस्लेशन ऐसे रश थ्रू हुआ है, चाहे काले कृषि कानून हो, वो लेजिस्लेशन सैंक्टिटी उसके अंदर नहीं होती है। सैंक्टिटी के बगैर कोई बिल अगर आप कानून में तब्दील करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि संसदीय परंपराओं को कब्रगाह में धकेल करके आप बिल पास कर रहे हैं। तो उसकी वजह से अतिरेक होता है, उसकी वजह से लोगों का जो पैशन होता है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में जिस तरह की व्यापक तब्दीलियां की गई हैं, हम सब ने लाखों हजारों रिप्रेजेंटेशन लोगों के लिए, लोगों के रिसीव किए। हम चाहते थे कि उनको आप सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए इस बिल को, कोई लाइफ एंड डेथ मसला नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से जो अहंकार का भाव आया, उसके बाद इसको आप किंतु परंतु मन देखिए कि दोनों तरफ से देखिए कि क्या हो रहा था। नतीजे में जो छवियां आई, जाहिर है कि वो छवियां हम सब के लिए चिंता का संदेश देती है। मनोज जी, एक सवाल और भी है। प्रताप सिंह बाजवा जिस तरीके से टेबल पे चढ़े, जिस तरीके से उन्होंने रूल बुक को फेंका, सीनियर मेंबर है और एक जमाने में पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार या दावेदार के तौर पर भी थे, इस तरीके की हरकत संसद की छवि को तो खराब करती है। देखिए, ये जो बाहर बहुत चला है, असल में क्या हुआ कि बाजवा साहब ना सिर्फ पंजाब से हैं, बल्कि किसान आंदोलन से जुड़े मसलों पर एक सशक्त आवाज भी है। उनको मैंने कई दफा किसानों के मसले पर बहुत इमोशनल देखा है, बहुत इमोशनल। और वो इमोशन उनका सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग नहीं है, क्योंकि वो किसान के बेटे हैं, उस जमीन से आते हैं, लोग उनसे सवाल पूछते हैं। उन्होंने कहा कि आप जब शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन बहुत क्लेवरली सरकार ने किया, एग्रीकल्चरल इश्यूज एंड देयर सॉल्यूशन। अरे साहब, 267 लोग दे रहे थे फार्मर्स प्रोटेस्ट पे, रिपील ऑफ फार्म लॉज को, तो आप ये डर्टी ट्रिक खेल रहे थे कि किसानों पर बहस हो रही है, काले कानून की वापसी पे नहीं। उस पर वो एजिटेटेड हुए, और जो वो फेंकने की बात आई है, उस समय हाउस एडजर्न हो चुका था आशुतोष जी, फिर वो भी नहीं इसको सही ठहराएंगे, लेकिन हाउस एडजर्न हो चुका था। उन्होंने उसके बाद वो किया, और वो आक्रोश में उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मैं किसानों को क्या मुंह दिखा पाऊंगा। ये मैं इसलिए समझता हूं कि अग्रभूमि पे चर्चा से पहले थोड़ी पृष्ठभूमि की भी पड़ताल आवश्यक है। ठीक है। मनोज जी, राहुल गांधी ने कहा और शरद पवार ने भी इस पर जिक्र किया, क्या सांसदों के साथ मारपीट हुई? देखिए, मैं चूंकि उस वक्त मौजूद था, मैंने कभी नहीं देखा अपने इतने वर्ष में, या कभी सुना भी नहीं। कुछ स्टेट असेंबलीज में हम सुना करते थे, लेकिन हमने जो उस दिन देखी छवियां कि मार्शल्स अगर महिला सांसदों को ठेल रही हैं, गले पे हाथ जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर ये, इसको किस श्रेणी में हम रखेंगे? ये इसके लिए कौन सी कैटेगरी विकसित करें? कोई नहीं चाहता, मार्शल हमारे अभिन्न अंग हैं हमारे पर, लेकिन उस दिन जो लोग थे वो हमारे मार्शल नहीं थे आशुतोष जी। मैं लगभग सभी को चेहरे से जानता हूं, कईयों को नाम से जानता हूं, लेकिन जो चेहरे हमने ब्लू शर्ट्स में उस दिन देखे, वो चेहरे हमारे वॉच एंड वार्ड स्टाफ नहीं थे। उसके बाद चाहे वो छाया जी हो, अमी जी के साथ हो, फुलो जी के साथ हो, या अर्पिता के साथ हो, डोला के साथ हो, ये जो विमेन मेंबर्स के साथ हुआ, ये पराकाष्ठा थी। और ये इसलिए मैंने कहा कि दोनों ही चीजें, दोनों ही तरफ से जो चीजें हुई, वो हम सब के लिए सामूहिक चिंतन का विषय होना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमेशा सत्ता प्रतिष्ठान को 2 कदम पहले लेना पड़ता है। ये लोग भूल गए हैं, आंकड़ों के अहंकार में उन्होंने तय कर लिया है कि जैसे होगा ऐसे ही चलाना। तो आप इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि सांसदों के साथ मारपीट हुई थी? बिल्कुल, कतई नहीं।
नहीं मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? मैं वहां था। ऐसी धक्का मुक्की हुई जिसको हिंसा की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। और ये आपके हिसाब से ये मार्शल्स ने किया या जो ब्लू शर्ट वाले थे उन लोगों ने किया? ब्लू शर्ट्स में थे, कुछ नए चेहरे थे, जो मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। जिनको हमने वो 40-42 की संख्या में, पर आप अंदाजा कर लीजिए कि जितने अपोजिशन के मेंबर्स थे, लगभग उतने ही मार्शल्स उस दिन थे। ये अपने आप में आपको संकेत है कि किस तरफ परिस्थितियां जा रही थी। बट मनोज जी, एक सवाल मेरा इस बात को लेकर यह है, क्योंकि सदन के अंदर बिना चेयर की परमिशन के बगैर या उनकी अनुमति के बगैर, उनके सैंक्शन के बगैर कोई भी आदमी अंदर जा नहीं सकता, खासतौर पर वो जो मार्शल या वॉच एंड वार्ड की स्थिति में है। तो आपको लगता है कि चेयरमैन की परमिशन से इन लोगों को वहां लाया गया था? देखिए, चेयरमैन साहब नहीं थे, डिप्टी चेयरमैन साहब संभवतः हाउस में थे, और उनसे लगातार कई दौर की बातचीत अपोजिशन मेंबर्स की भी हुई थी। मैं आपको एक चीज जाहिर तौर पर एक ध्यान में रहे हम लोगों को, कि ओबीसी बिल के बाद उस दिन कोई और बिल लाने की चर्चा नहीं थी। ये मैं आपको बता रहा हूं। तय था कि उसके बाद हाउस एडजर्न हो जाएगा, और डिमांड ये थी इंटायर अपोजिशन की, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इवन पार्टीज विच आर फ्रेंडली टू बीजेपी, जो फ्लोर पे उनका साथ देती हैं, वो भी चाहते थे कि लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी के लिए ये इंश्योरेंस वाला, जनरल इंश्योरेंस वाला बिल सिलेक्ट कमेटी को जाए। अचानक में 6 बजे के आसपास जब खत्म हो रहा था, एमिकेबल, बहुत सौहार्दपूर्ण व्यापक विमर्श हुआ था ओबीसी बिल पे, अचानक से आप बिल ले आते हैं इंश्योरेंस का। आपको पता था कि टेम्पर्स बहुत हाई है, आपको पता था कि पूरा विपक्ष, आपका मित्रवत विपक्ष भी किस तरह से सोच रहा है। इसका मतलब आपने जानबूझ के पूरी तैयारी पहले की थी। इसकी पड़ताल होनी चाहिए, किसने परमिशन दिया, ये कौन लोग थे, और तब जबकि एक सहमति थी कि आज कोई दूसरा बिल नहीं आएगा, तो फिर कैसे आ गया? ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि जब सारे डिस्कशंस एक बार सामने आएंगे, उसकी स्क्रूटनी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, तब आपको पता चलेगा कि सरकार असल में उस दिन सदन में किसी बाहरी एंटिटी, किसी क्रोनी पूंजीपति को वादा कर लिया होगा कि आज की रात ही आपके हाथ में हम ये कानून बना के दे देंगे। तो ऐसे में हम क्या और उम्मीद कर सकते हैं? बट मैं फिर इस सवाल को दोहराऊंगा, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मसला है कि सदन के अंदर बाहर के लोग आए, और ये बात शरद पवार जी ने भी की। उन्होंने कहा 55 साल के मेरे राजनीतिक करियर में मैंने इस तरीके का दृश्य नहीं देखा, और ये हिंसा है और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तो अगर ये बाहर के लोग आए थे, तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो डिप्टी चेयरपर्सन हो या चेयरपर्सन साहब हो, उनमें से किसी एक ने अनुमति तो दी होगी, और ये बाकायदा या तो रिक्रूटमेंट करके लाए गए होंगे या इनको किसी तरीके से लाया गया होगा उनके अंदर। तो ये जो लाए गए हैं, क्या आप लोगों ने जाके चेयर से कंप्लेन की कि ये कौन लोग थे, क्यों लाए गए, किस लिए लाए गए, इन्होंने क्यों धक्का मुक्की की, और क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या आपने जांच पड़ताल करने की कोशिश की? बिल्कुल, कल पूरा का पूरा विपक्ष, हमने माननीय उपराष्ट्रपति जी जो हमारे चेयरमैन हैं, उनसे हमने वक्त लिया और पूरा मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें बिंदुवार हमने हर चीज, इंक्लूडिंग ये जो फैक्ट है कि ये कौन लोग थे, कैसे लाए गए, किसकी परमिशन मिली, कहां से सहमति मिली, अनुमति मिली, ये सारी चीजें हमने माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को कल एक ज्ञापन के माध्यम से सौंपी है। और हमें उम्मीद है कि माननीय उपराष्ट्रपति जी बहुत जल्द संजीदगी के साथ फैसला लेंगे और तथ्य और सत्य सामने आएगा। ये तो प्रोब का सवाल है, लेकिन क्या उन्होंने प्राइमा फेसाई आपको कहा, कुछ बताया कि भाई कौन लोग थे, क्या उनकी अनुमति से आए? नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि मैं पड़ताल करूंगा, क्योंकि उस दिन वो हाउस में नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि इसकी पड़ताल होगी। बट मनोज जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही गंभीर मसला है कि उनको भी नहीं पता कि ये लोग कैसे अंदर गए, किनकी अनुमति से? इसका मतलब उनकी अनुमति से नहीं गए लोग। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर अभी चूंकि हमने ज्ञापन सौंपा है और मामला अभी जांच के परिधि में आ गया होगा या आएगा, इसलिए इस पर मेरा कोई भी टिप्पणी करना मेरी तरफ से उचित नहीं होगा। क्या आपको नहीं लगता कि चेयरमैन साहब को एक फोन करना था, जो सेक्रेटरी जनरल होंगे, और उनसे पता चल जाए? क्योंकि अगर चेयरमैन साहब ने, अगर किसी ने भी अगर परमिशन दी होगी, तो सेक्रेटरी जनरल जो राज्यसभा के हैं, जाहिर सी बात है उनकी नॉलेज में तो होगा, और एक फोन करके उनको पता चल जाता किनकी अनुमति से लोग अंदर गए। मेरा मानना है कि चूंकि हमने ज्ञापन सौंपा है और समस्त विपक्ष ने सौंपा है, तो उस पर माननीय उपराष्ट्रपति जी क्या फैसला लेते हैं, कैसे जांच होती है, उसके आने का हमें इंतजार करना चाहिए। मनोज जी, आप तो वैसे फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, लेकिन ये जो सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में जो तलखी देखी जा रही है, एक प्रोफेसर होने के नाते और एक विद्वान होने के नाते आपको क्या लगता है ये क्यों ऐसा हो रहा है? हमने 2004 में भी देखा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार गई थी
और अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष में रहते थे तो बहुत नोकझोंक होती थी। यहाँ तक कि जब 98 में भी सरकार बनी तब भी बहुत नोकझोंक होती थी और ये कहा जाता था कि दरअसल बीजेपी की लीडरशिप सोनिया गांधी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। लेकिन ये इस तरीके का वाकया, इस तरीके की बातें कभी नहीं होती थी। आज ऐसी नौबत क्यों है? देखिए आशुतोष जी, एक चीज मैंने 3 वर्ष बिताए हैं अभी सदन में, लेकिन जब सदन के अंदर मैं गया था तो मेरे पीछे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का एक पूरी विरासत थी और मैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को मैं पढ़ता रहा था हमेशा से। मैंने ये अनुभव किया है इन 3 वर्षों में कि अब पॉलिटिकल आप एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है, एक शत्रुता की शब्दावली से ही एक दूसरे से बात होती है। मतलब आप एक दूसरे के शत्रु हैं। जब तक ये वॉर वोकैबुलरी आप अपने पॉलिटिकल एडवर्सरी को पॉलिटिकल एनिमी समझेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा तार तार होती रहेगी। मुझे याद है अभी हाल तक ह्यूमर में कई चीजें हो जाती थी, कई चीजें सेटल हो जाती थी कि चलो, लेकिन क्या है ना कि अब वो एक तरह से सत्ता प्रतिष्ठान ने तय कर लिया है कि ऐसे ही हमें इंगेज करना है विपक्ष से, तो विपक्ष के अंदर भी एक तरह की हठधर्मिता आ जाती है। हठधर्मिता संसदीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। और मैं तो अक्सर उदाहरण देता हूं कि 62 में चाइना के साथ वॉर के मध्य में वाजपेयी जी ने खत लिखा और नेहरू जी ने पार्लियामेंट बिठाई। अब क्या ये संभव है कि मैं प्रधानमंत्री जी को खत लिखूं और आग्रह करूं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब से या राष्ट्रपति जी से कि साहब सत्र बुलाया जाए, फलाना फलाना विषयों पर चर्चा? ये नहीं हो रहा है। जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है कॉन्वर्सेशन की, हमने उसका खात्मा देख लिया है। जब तक कॉन्वर्सेशन की लैंग्वेज को हम फिर से रिवाइव नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल लोकतंत्र में सुनाना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, लोगों ने सुनना बंद कर दिया है। और ये दोनों चीजें मैं समझता हूं दोनों पक्ष के लिए बेहद आवश्यक है। और हम आजादी के 75वें वर्ष को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जिन मूल्यों के आधार पर आजादी ली थी, लगभग तमाम मूल्यों का अवमूल्यन हो गया है। तो ये चिंता सिर्फ सत्ता की नहीं है, हमारी भी है कि कैसे उसको रिस्टोर किया जाए। ये इसके कारण आप क्या समझते हैं? एक तो जो आपने कहा कि एक तरीके से शत्रु भाव है एक दूसरे को लेकर, ये शत्रु भाव का कारण क्या है? क्या इसको आप वैचारिक आधार पे देखते हैं? क्या जो व्यक्तिगत तौर पर जो एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए था वो उसकी कमी देखते हैं? क्या कारण आपको नजर आता है? देखिए, 2 चीजें। एक तो फौरी तौर पर अगर मैं कहूं, जो मुझको लगा, जो मैंने लिखा भी है काफी, कि सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी चाहिए, ये स्थापित सत्य है। लेकिन मेजॉरिटी लाइसेंस नहीं होती है मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट के लिए। ये मेजॉरिटी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एंड अ मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट, इसके बीच में मीलों का फासला होता है। ये फासला मौजूदा भाजपा ने खत्म कर दिया है। ये बहुत ही व्यक्ति केंद्रित विमर्श में यकीन करते हैं। और मैं कह रहा हूं कि दुनिया के कई और देशों में हुआ है, खास करके नव उदारवादी दौर के बाद, जो अब एक मेच्योर शक्ल में आ रहा है। जब व्यक्ति केंद्रित विमर्श होता है ना, तो सामूहिकता खत्म होती है, सामूहिक चिंतन भी खत्म हो जाता है। जो भाजपा के और उसके प्रतिकार में कई और अन्य दलों में भी यही व्यक्ति केंद्रित विमर्श हो गया। अब जैसे आप देखिए, कोई एनडीए गवर्नमेंट नहीं बोलता है, मोदी सरकार बोलता है। कोई आप गवर्नमेंट नहीं बोलता है, केजरीवाल सरकार बोलता है। ये शब्दावली में ही एक तरह का एक नया विमर्श है, जिसको मैं रिग्रेसिव विमर्श मानता हूं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हम संसदीय परंपरा, डायलॉग और कन्वर्सेशन में ह्रास देख रहे हैं, खात्मा देख रहे हैं। दूसरा, मोर देन वैचारिकी से ऊपर उठ करके एक जो रेस्पेक्ट हुआ करता था। अभी मैं इन दिनों एक किताब पढ़ रहा हूं, जुगलबंदी, विनय सीतापति की किताब। हाँ, मुझे भाजपा के हम उस दौर में भी विरोधी थे, लेकिन वो भाजपा इस प्रकार से अपने पॉलिटिकल राइवल्स को ऐसे ट्रीट नहीं करती थी। और दिक्कत क्या है ना आशुतोष जी, कि भाजपा से लड़ते लड़ते ये कई सारी बीमारियां विपक्ष के भी कई दलों में आ गई है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि इस तरह की छवियां अब निरंतरता में आती हैं। राहुल गांधी में भी वो कमियां आ गई हैं। देखिए, जितना मैंने राहुल जी के साथ इंटरेक्ट किया है, मैं आपको कह सकता हूं कि अक्सर ये कम से कम अभी तक
मैंने वो आत्म केंद्रित विमर्श को एंजॉय करते नहीं देखा है, या आत्ममुग्धता से सराबोर नहीं देखा है। मैं खुद एक पार्टी से आता हूं, मेरे लीडर तेजस्वी जी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो व्यक्ति विमर्श में नहीं है। वो मतलब अगर हमारी सरकार बनेगी तो तेजस्वी गवर्नमेंट नहीं कहेंगे उसको, वो मतलब फिर भी होगी कि राजद लेड कोalition और जो भी। ये मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हम सबको पड़ताल करनी चाहिए कि आखिर इस विमर्श से उन दलों का भी कालांतर में फायदा नहीं है, लोकतंत्र का तो कतई नहीं। मैं विपक्ष की राजनीति पे बात करूं, विपक्ष की एकता के बारे में बात करूं, उसके पहले एक सवाल और मन में जरूर है मेरे, वो ये कि प्रधानमंत्री जी से आपकी कभी मुलाकात हुई और आपका उनकी उनकी छवि आपके दिमाग में जो आपने कैमरे पर देखी है और जो सामने मुलाकात में देखी, उसमें कुछ फर्क देखा आपने? देखिए, मैं दो तीन दफे ऐसे गैलरी में मेरी मुलाकात हुई है, और चूंकि मैं बताऊं कि बहुत विरोध है मेरा, मैं बहुत स्ट्रांगली उनकी पॉलिटिक्स को, उनकी पॉलिसी को क्रिटिक करता हूं, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि जब मैं आमने सामने होता हूं या मैं परोक्ष में भी, मैं उनके लिए कतई शत्रु का भाव नहीं रखता हूं। मैं मानता हूं कि मेरे देश में एक विमर्श का दौर आया है जिसमें वो नेता चुने गए हैं। अगर मुझे उनका प्रतिकार करना है तो एक वैकल्पिक राजनीति एक बड़े फलक पे वो करनी होगी, और मैं समझता हूं कि उससे इतर मैं भी और कुछ नहीं सोचता। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या क्या? मेरा सवाल ये था कि जब आप मोदी जी से जितनी बार आपने मुलाकात की, तो प्रत्यक्ष तौर पे जो आपकी बातचीत हुई, उससे आपने क्या क्या रिसीव किया उनकी पर्सनालिटी को लेकर, उनको प्रधानमंत्री के तौर पर लेके? देखिए, मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, मैंने कहा नहीं था किसी से कि दो दफे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, विरोध भी करते हो और काफी विरोध करते हो, लेकिन बहुत शालीनता से करते हो। तो ये मुझे लगा कि यही राजनीति होनी भी चाहिए। देखिए, उनकी राजनीति हमसे मीलों दूर खड़ी है। उनकी राजनीति को एक ट्रैक्शन मिला इस मुल्क में, और वो मेरा मानना है, शायद मैं अकेला भी रह जाऊं तब भी ये बात कहूंगा कि उस राजनीति से लोकतंत्र का नुकसान है। आज हो सकता है मेरी बात लोग ना माने, या अन्य मतलब जैसे मेरे नेता तेजस्वी जी की बात ना माने, लेकिन हमेशा भी कोई कालखंड में कोई भी विचारधारा, कोई भी व्यक्ति हमेशा अपराजय नहीं होता है। और मैं समझता हूं कि हम उनसे अगर लड़ रहे हैं, मोदी जी से, तो अगर भाजपा की उसी भाषा में लड़ेंगे ना, तो वो भाषा विजयी होगी। आपको भाषा भी बदलनी होगी, तरीके भी बदलने होंगे, और सामूहिकता के लोकतंत्र को, विमर्श को, चिंतन को आपको पुनः स्थापित करना होगा। मनोज जी, क्या जवाब मिला? जो बात आपने कही, अगर यहीं से मैं सूत्र निकालूं, तो जो विपक्षी एकता, क्या उसी भाषा में मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की कोशिश नहीं कर रही है? हम जब वो आक्रामकता दिखाई पड़ती है आजकल राहुल गांधी में, और वो विपक्ष के नेताओं में भी वही तेवर दिखाई पड़ता है। देखिए, आक्रामकता हो वो उचित है, लेकिन आक्रामकता शत्रुता की शब्दावली का अगर इस्तेमाल करे तो मैं समझता हूं विजयी फिर भाजपा ही हो रही है। क्योंकि हमने 7 वर्षों में देखा कि टेलीविजन स्टूडियो, आप खुद एंकर रहे हैं और बहुत अच्छे एंकर रहे हैं, अभी भी टेलीविजन स्टूडियो। सॉरी, मैं माफी, मैंने उस वोकैबुलरी को, आजकल क्या हुआ, मेरे साथ दिक्कत ये हो गई है कि लोग मुझे इंट्रोड्यूस करते, ये पत्रकार थे, मैंने कहा भाई अभी भी पत्रकार हूँ। नहीं, असल में वो जो एक डिवीजन हो गया ना कि मुख्य धारा और किनारे की धारा, उस चक्कर में। तो आप टेलीविजन डिबेट के पतन को देख लीजिए। अब मतलब थप्पड़ तक लोग चला देते हैं, गाली गलौज होती है, और कई दफा उनको लाइक्स बहुत मिल रहे हैं। मतलब जितना आक्रामक तेवर, शत्रुता का भाव, गाली गलौज, उतने भी यूट्यूब लाइक्स। ये यूट्यूब लाइक्स में हमारे लोकतंत्र के पराभव का संकेत है। मैं ईमानदारी से कहता हूं, हमारे कुछ विपक्ष के दलों के प्रवक्ताओं ने भी, कुछ नेताओं ने भी वही प्रवृत्ति अपना ली है। और मेरा मानना है कि इसमें कृपा करके, अगर आपको भाजपा से लड़ाई लड़नी है तो सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं होगी, वैचारिकी की लड़ाई भी होगी, और वो हर स्तर पर होगी, लेकिन सबसे पहले भाषा के स्तर पर होगी। कि उनका विरोध है, लेकिन भाषाई शालीनता और उसकी गरिमा को अगर बरकरार नहीं रखेंगे तो भाजपा की भाषा या जिनसे हम लड़ रहे हैं उनकी भाषा ही विजयी होती रहेगी।
विपक्ष का अभी भी आपको लगता है बिखरा हुआ है? क्योंकि बार बार ये एक आरोप लगता है और ये जनता के बीच में भी आरोप लगता है, पत्रकारों विद्वानों के बीच में आरोप लगता है कि दरअसल मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष है कहाँ, विपक्ष का कोई नेता है नहीं। ये बहुत गंभीर आरोप है और विपक्ष का ना होना लोकतंत्र के लिए बहुत ही एक एक एक, एक जिसे कहते हैं खतरनाक स्थिति पैदा होती। विपक्ष क्यों बिखरा हुआ लगता है? देखिए, एक तो क्या है कि जब आप विपक्ष कहते हैं तो वो एक बहुत बड़ा यूनिट है। हर राज्य के अपने सरोकार हैं, एक क्षेत्रीय दलों की बहुत बड़ी संख्या है। कांग्रेस 200 कुछ प्लस सीट्स पे अभी भी 1 to 1 बीजेपी के समक्ष है, कोई क्षेत्रीय दल वहां नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि विपक्ष के अंदर तिनका जोड़ने वाली प्रवृत्ति खत्म हो गई थी। लेकिन मैं कोविड मिसमैनेजमेंट में मैंने जनता को जागते हुए देखा है और जनता को विपक्ष को जगाते हुए भी देखा है। और मैं समझता हूं कि उसमें संभावनाएं हैं, क्योंकि इस बार लोग विकल्प बनने को तैयार हो रहे हैं। एक बार वो ट्रेंड आ जाता है, 77 में हुआ था और 77 थोड़ा दूर की बात है, कई लोग नहीं। 2004 में वाजपेयी जी की भाजपा अपराजय मान रही थी, बल्कि हम जैसे लोगों को भी, मुझे स्मरण है कि काउंटिंग के वक्त मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मुझे लग रहा था कि चुनाव का नतीजा तो पक्ष में ही होगा, लेकिन नतीजे बदल गए। तो कई दफा जमीन के सबसे निचले स्तर पर अवाम कैसे सोचती है, अंततः वो विपक्ष को वहां भी बलवती कर देती है जहां विपक्ष को खुद अंदाजा नहीं था या है कि हम मजबूत हैं। वो ट्रेंड मैं देख रहा हूं। अगर सच पूछिए तो बीते 5 महीनों में कि लोग परेशान हो रहे हैं। एक छोटा उदाहरण दूं, मैं जरूर देना चाहूंगा आशुतोष जी। जब मैंने कोविड पे बोला 20-21 जुलाई को, तो मुझको हजारों की संख्या में बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, बीजेपी के मिनिस्टर्स, स्टेट्स के, इवन सेंट्रल मिनिस्टर्स, उनमें से कईयों ने कहा कि हमारी आंख से आंसू आ गए। तो इसका मतलब लोग परेशान हैं। अब विपक्ष को सिर्फ ये करना है ना कि व्यक्ति केंद्रित विमर्श से हट करके मुद्दा केंद्रित कार्यक्रम के आधार पर 24 घंटे, जिसको मैं कहता हूं कोलिशन ऑफ स्ट्रगल एंड कोलिशन ऑफ आइडियाज, वो करोगे तो सब ठीक होगा। क्या आपको लगता है विपक्ष वो काम कर रहा है? शुरुआत हो रही है आशुतोष जी, सनय, लेकिन शुरुआत हो रही है। इस बीच में जितनी भी ये लोग कहते हैं कि 1967 में जब विपक्ष एक हुआ तो उस वक्त लोहिया जी थे, उनकी वजह से हुआ। 1975 में विपक्ष एक हुआ तो जेपी थे। 1989 या 88 के आसपास देवीलाल, एनटी रामाराव, हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे लोग थे जिन्होंने विपक्ष। आज उस तरीके की पर्सनालिटी, उस तरीके का विमर्श नहीं है। क्या ये कारण है विपक्ष के बिखराव का, विपक्ष की एकता में एक ना होने का? देखिए, मैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को मैंने थोड़ा गौर से पढ़ा था, तो एक किताब पढ़ी थी एमिले बर्न्स की। उसमें वो कहते हैं लेनिन और नॉन लेनिन, रेवोल्यूशन वाज इमिनेंट इन यूएसएसआर, रसिया। मुझे भी लगता है कि वो परिस्थितियां आ रही हैं, जेपी और नो जेपी, लोहिया और नो लोहिया, थिंग्स विल इमर्ज पॉजिटिवली। और मेरा ये मानना है कि वक्त लोहिया पैदा करता है, लोहिया वक्त पैदा नहीं करते हैं। वक्त जेपी पैदा करता है, जेपी वक्त पैदा नहीं करते हैं। वैसा ही कुछ होगा। वैसा ही। राहुल गांधी क्या विपक्ष के नेता के तौर पर स्वीकार्य होंगे? देखिए आशुतोष जी, ये सवाल मतलब ऐसा प्रेडिक्टेबल सवाल होता है। आप तो खैर बहुत गंभीरता से पूछ रहे हैं। हम लगातार इस बात को देख रहे हैं। मैं तो राहुल गांधी जी के खुद के अंदर भी ये ललक नहीं देखी है। उनकी भी चिंता अभी एक कोलिशन ऑफ आइडिया, कोलिशन ऑफ स्ट्रगल, कैसे स्टेट टू स्टेट और सीट टू सीट पे बात हो, नेतृत्व का मसला। अच्छा, आप मुझे बताइए 2004 में डिड एनीबडी नो कि यूपीए किसको अपना नेता बनाएगी? आखिरी दिन तक, चुनाव परिणाम के आने तक। अभी हमारी चिंता होनी चाहिए कार्यक्रम, संघर्ष, और मैं फिर कह रहा हूं कि इतिहास नेतृत्व दे देगा और नेतृत्व की करने वालों की कोई कमी नहीं है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी जी। मनोज, एक बड़ा गंभीर सवाल है, हो सकता है शायद हमारे दर्शकों को थोड़ा ज्यादा गंभीर लगे। जो 2014 के बाद से भारत की राजनीति जिस तरीके से बदली है, वो बहुत हद तक वैचारिकी के स्तर पर बदली है, और वो सिर्फ संसद के अंदर नहीं बल्कि संसद के बाहर भी उस वैचारिकी की, जिसको एक जमाने में अनटचेबल माना जाता था, उसकी स्वीकार्यता बहुत ज्यादा बढ़ी।
लेकिन विपक्ष में ये देखने में आता है, विपक्ष में वैचारिकी के स्तर पर उस तरीके की का एका दिखाई नहीं पड़ता कि ये विचारधारा देश के लिए ठीक नहीं, इसलिए ये विचारधारा में हम लोग इकट्ठा होना चाहिए और हमें अपने नष्ट स्वार्थों को छोड़ना चाहिए। आज भी आप देखते हैं कि संसद के अंदर या संसद के बाहर खुद विपक्षी पार्टियों में अलग अलग सरकारों जो है वो उनको समर्थन देती हुई दिखाई पड़ती हैं, चाहे वो बीजेडी हो या फिर जगनमोहन रेड्डी हो, इस तरीके के लोग। ये एक संकट नहीं बड़ा है, आपको लगता है? नहीं, ये बहुत बड़ा संकट है। मैं इसका एक उदाहरण दूंगा। 2-3 मसले ऐसे आए बीते वर्ष 2019 में, जब बहुत फैसले लिए जिसको भाजपा के लोग ऐतिहासिक फैसले कहते हैं, और मेरा मानना है कि उन्होंने इतिहास की जो बुलंद चीजें थी, गांधी, नेहरू, पटेल की हिंदुस्तान की, उसको खारिज किया। एनीवे, तो कई विपक्ष के दल और कई मित्र दलों में भी मैंने देखा कि देश बदल रहा है, हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। मैं मानता हूं, जर्मन हिस्ट्री पढ़ी है तो मैं जानता हूं देश कैसे बदल जाते हैं किसी कालखंड में। लेकिन उस कालखंड में जर्मनी में भी कहा जाता था कि अरे नहीं, यही लाइन टो करो, बिकॉज जर्मन्स वांट इट, जर्मन्स को यही चाहिए। लेकिन छोटा सा ही विपक्ष, जैसे एक डिफाइंग हिटलर एक किताब है, छोटे से लोग, सिविल सोसाइटी, पेंटर, आर्टिस्ट, उन्होंने डिफाई करना उस विचारधारा को जारी रखा। फिर तब्दीली आई। मैं अक्सर कहता हूं कि उन दिनों हिटलर के बारे में के खिलाफ कोई सुनना नहीं चाहता था, इन दिनों हिटलर के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता। ये फर्क कौन लाया? वहां की आवाम लाई। तो कई दफा विपक्ष के लोग जो कहते हैं ना कि देश बदल गया, मेजॉरिटेरियन फ्रेमवर्क से ही सोचो। अब एक व्यक्ति को, कानपुर का जो वीडियो आपने भी देखा होगा कि एक समुदाय विशेष का व्यक्ति, उसकी बच्ची उसके जांग से चिपटी हुई है और उसको लोग पीट रहे हैं, मार रहे हैं कि फलाना नारा लगाओ, ये स्लोगन लगाओ, और ये सब हो रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के काल में। मैं समझता हूं कि ये तमाम विपक्ष को, और विपक्ष छोड़िए, मैं भाजपा के लोगों से भी ये कहूंगा, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, मैंने अर्श से फर्श की यात्रा कई दलों में देखी है, लेकिन अगर ये नया सामान्य हो गया मेरे मुल्क का, इसलिए तमाम जिन दलों का आपने नाम लिया, हम जैसे दल, सबको ये सोचना चाहिए कि बेसिक जो टेनेट्स हैं, जो मूल्य है, उनकी वापसी तभी होगी जब वैचारिकी की लड़ाई भी हो। चुनाव तो अंगणित पे होता है, चुनाव आप एक जगह जीत जाएंगे लेकिन वैचारिकी में हार जाएंगे। वैचारिकी बहाल करना भी हमारा एजेंडा होना चाहिए। आप लोग नीतीश जी के साथ जाने के बारे में सोच रहे हैं? इस तरीके की अटकलें लगती हैं आजकल। देखिए, ये अटकलें वो तो जब चले गए हमारे साथ से तो समझ में नहीं आया क्यों चले गए। अब जब एक नैरेटिव तेजस्वी जी सेट कर रहे थे, चाहे जातिगत जनगणना का मसला हो या पेगासस का हो, तो अचानक से नीतीश जी, देखिए नीतीश जी को कुछ चीजें तय करनी होंगी शायद राजनीति के इस काल में। 2 कार्ड नहीं चलेंगे कि एक जेब में एक टेबल पे। जब तक टेबल और जेब के कार्ड का फर्क रहेगा ना, एतबार बड़ा मुश्किल हो जाता है। लालू जी तो कहते हैं कि नीतीश जी हमारे दिल में रहते हैं। जाहिर तौर पे साथी पुराने हैं। राजनीतिक कटुता तो मैं देखता हूं कि लालू जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कभी भी कटुता, उनके खिलाफ मुकदमा करिए, उनके खिलाफ बोलिए, और अगर उनके समक्ष चले जाइए तो वो सब कुछ भूल करके आपको गले लगा लेंगे। मनोज, आज के जमाने में कहा जाता था कि अगर आप सरकार की बहुत ज्यादा तीखी आलोचना करेंगे तो एक दिन आपके दफ्तर पे या आपके घर पे कोई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाला, कोई इनकम टैक्स वाला, कोई पुलिस वाला, कोई सीबीआई वाला पहुंच जाएगा। आप तीखी आलोचना करते हैं, आपको डर लगता है? देखिए, ईडी वीडी तो नहीं आएगा मेरे यहाँ। ईडी में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता है, तो उस मामले में बड़ा, लेकिन बाकी एजेंसीज आ सकती हैं, दस्तक दे सकती हैं, तो वो जोखिम तो देश का आम नागरिक उठा रहा है, आप उठा रहे हैं, हमारे देश का एक ट्रेड यूनियन का आदमी उठा रहा है, तो उतना जोखिम उठाना ही पड़ेगा ताकि गर्व से कहते रह सकें हमेशा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बावजूद इसके कि दौर अच्छा नहीं है। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये थे मनोज झा, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।